नरेन ने स्कूल कॉलेज में तो एडमिशन लिया था, पर उसको पढ़ाई, घर, सामाजिक परिवार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पिताजी का मान रखने के लिए उनको ये सब करना पड़ा। हाँ? अरे भैया कहाँ? नहीं, वो गाना आपने सुना? हाँ वही गाने वाले ना। जी जी, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलना है उनसे। कहाँ तुम गाने वाले के चक्कर में पड़े हो? हैं? लेकिन मेरे मित्र, आपने सुना? कितना अच्छा गाना था, कितने अच्छे बोल थे, कितना प्यारा संगीत था। मुझे बस उनसे मिलना है। पागलपन मत कर। अच्छा एक बात बता, तू आज कॉलेज क्यों नहीं आया? अरे मित्र, मैं आज एक पंडित से मिलने गया था, जिससे मुझे अपने प्रश्नों का निराकरण करना था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और मैं जानता हूं इसका निराकरण भी कोई कर नहीं सकता। मेरे भाई, मेरे नरेंद्र, तेरे पास प्रश्नों का जो इतना सवाल है जिसका कोई उत्तर नहीं दे सकता है। अरे यही तो बात है। मेरे प्रश्न क्या कोई अनूठे हैं, कोई अजूबा है कि उनके कोई उत्तर नहीं दे सकता? मेरे दोस्त, इस दुनिया में ईश्वर ने बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनाए हैं जिसका उत्तर शायद कोई नहीं दे पाएगा। जैसे कि इस दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा, इसका उत्तर कोई दे सकता है? बता। तो क्या मैं ये समझ लूं कि मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि इन प्रश्नों के उत्तर हैं। बस ये बात है कि मुझे कोई सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा। जिस दिन मुझे कोई सही मार्गदर्शक मिल जाएगा ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मुझे मिल जाएगा। और यही वजह है कि मैं तिवारी काका के इतने पीछे पड़ा हूँ कि जिन लोगों की मुझे तलाश है ना, इनके जरिए मैं उन तक पहुँच सकूँ। ठीक है नरेंद्र, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिले, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें पता है, आज कॉलेज में स्टीवन ने शेक्सपियर के ऊपर कुछ लिखा है। मुझे ये बताओ पहले कि ये शेक्सपियर का पढ़ के हमें क्या फायदा होने वाला है? क्यों, ग्रेजुएशन नहीं करना है क्या? ग्रेजुएशन हमने कर भी लिया तो क्या होगा? अगर तुम्हें ग्रेजुएशन करना ही नहीं था तो फिर तुमने कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? मेरी माँ ने कहा था, मैं उनको ना नहीं बोल पाया। बस यही वजह थी कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्या नरेंद्र, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है क्या? नौकरी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं नौकरी करूंगा तो कुछ समय के लिए करूंगा, और मैं दिल से कभी नहीं करूंगा नौकरी। कॉलेज तो मैं कभी ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था। एक बात है, तुम्हें नहीं लगता कि ये अंग्रेज जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में ला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली है, हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति है, इसको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है? नरेंद्र, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे ऐसी शंका हो रही है कि कहीं तुम हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ मिल तो नहीं गए हो, उनके दल में शामिल तो नहीं हो गए हो? मित्र, तुम्हारा शक तो जायज़ है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात तुम्हें बतानी पड़ेगी, ये अंग्रेज जो हमारे देश के साथ कर रहे हैं, क्या ये सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ कलकत्ता को नहीं, बल्कि हमारे देश में जितने भी प्रांत हैं उनमें से कुछ को खरीद लिया है। वहाँ पर नए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। कुछ भी हो, वो हमारे मालिक हैं, और मालिक की आज्ञा का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह से हमारा देश आगे किस दिशा में जाएगा, तुम कुछ कल्पना कर सकते हो इस बारे में? कल्पना तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में मेरे पास कोई इलाज नहीं है। क्या हमें कोई प्रयास भी नहीं करना चाहिए? अंग्रेज़ों से जो हमारे देश को और हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति है, उसको जो नुकसान हो रहा है या जो आगे नुकसान होगा, क्या उसको बचाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? नरेंद्र,
तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया। देखो, मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, तो क्या हमें भी अपनी क्षमता में रहते हुए इसके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहिए? देखो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लो और उनसे युद्ध करो, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन संख्या बल में वो हमसे बहुत कम है। क्या तुम जानते हो कि पूरे कलकत्ता में कितने अंग्रेज हैं? सिर्फ 200। हम भारतवासी हैं करोड़ों में। अगर हम एक एक पत्थर भी उनकी तरफ फेंके ना, तो उनकी समाधियां बन जाएंगी। तुम्हारी बातों से मुझे बगावत की बू नजर आ रही है। चिंता मत करो मेरे मित्र, लेकिन मैंने जो तुम्हें कहा ना कि हम अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे। वो क्या? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो। ये अंग्रेज कितने ही क्रूर और कितने ही जालिम क्यों ना हो, एक बात तो है कि ये हमारी संस्कृति का बहुत आदर करते हैं। यदि ऐसी बात है तो ये अंग्रेज, ये हमारे जो प्राचीन गुरुकुल हैं और प्राचीन ये चिकित्सा पद्धति है, उसको समाप्त करके अपनी चिकित्सा पद्धति को क्यों ला रहे हैं? उसकी वजह यह है मित्र कि ये लोग अपना वर्चस्व लाना चाहते हैं, और यही वर्चस्व लाने की वजह से इस चीज को खत्म कर रहे हैं। वो कैसे? लेकिन एक रास्ता है। वो क्या? वो ये है कि हमारी देश की योग और ज्योतिष विद्या जो है, ये अंग्रेज उसको कभी नहीं समझ पाएंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये समझ भी नहीं पाएंगे। ज्योतिष विद्या और योग जो है, इसके सामने सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि पूरा विश्व झुक जाता है, और यही एक मार्ग है जिसके जरिए हम इनको पछाड़ सकते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा विस्तार से समझाओ मुझे। वो ये है कि मेरे जन्म के पहले की बात होगी या मेरे बचपन की बात होगी, जब यहाँ का गवर्नर लॉर्ड कर्जन था, और हमारे एक सन्यासी ने लॉर्ड कर्जन के मुंह पे उसे म्लेच्छ कहा था, जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन को बड़ा क्रोध आया था, और लॉर्ड कर्जन ने उस सन्यासी को सजाए मौत दी थी, और सजाए मौत देने के बाद उनको जिंदा दफना दिया गया था। अब अचंभे की बात यह है कि कई सालों बाद लॉर्ड कर्जन को वही सन्यासी दिखाई दिया। लॉर्ड कर्जन मजबूर हो गया, क्योंकि अंग्रेजों का कानून है, आपको एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, तो दोबारा तो सजा नहीं दे पाया। लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना भयभीत होता चला गया कि आखिरकार उसने यहाँ से तबादला कराकर इंग्लैंड चला गया। ये तुमने कहाँ से पढ़ा? ये मैंने एक किताब में पढ़ी थी, और साथ ही साथ मेरी जान पहचान में एक आदमी है, मैं उनसे तुम्हें जरूर मिलाऊंगा इस बात की पुष्टि करने के लिए। वो आज भी जिंदा है। देखो मित्र, यदि ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस उद्देश्य में हम सफल हो सकते हैं? मैं इसी मार्ग पर कोशिश करते रहना चाहता हूँ, और आगे मैं इसी मार्ग पर कोशिश करूंगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तिवारी काका यही थे, वो चले गए अभी। एक बात बताओ, तुम यहाँ पंडित से मिलने क्यों आए थे? नहीं, मेरा तो कोई काम नहीं था, बस वो तिवारी चाचा का कोई काम था। उसी सिलसिले में तिवारी चाचा आ रहे थे तो मैं भी आया उनके साथ। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं काका, मेरा मित्र आने वाला है, मुझे उससे नोट्स लेनी है। आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगा बाद में। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। नरेंद्र, तुमने इनसे झूठ क्यों बोला? और नहीं तो क्या कहता। मेरे क्या प्रश्न हैं, मैं किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा हूँ, ये सब मैं काका को नहीं बता सकता हूँ। ये जो काका है ना, ये मेरे पिताजी के बहुत करीबी मित्र हैं, और पिताजी से कोई बात उनकी छुपी नहीं है। अगर उनको पता चलेगा मेरे बारे में ये सारी बातें, तो पिताजी को बता देंगे, और मैं इस वक्त नहीं चाहता कि ये सब बातें पिताजी को पता चले और उनकी तबीयत और खराब हो जाए। कब तक छुपाते रहोगे? हाँ, कब तक छुपाते रहोगे? अरे कभी ना कभी तो उनको मालूम पड़ेगा। उस वक्त देखेंगे
जो परिस्थिति रहेगी वो करेंगे। नरेंद्र, उस दिन तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम बिल्कुल सही हो, और जो तुम्हारा लक्ष्य है वो सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम सब का लक्ष्य होगा। और इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहता हूं जो शायद हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है। और चलो। क्या हुआ आज कचहरी में? हम केस हार गए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं ये केस हार गया। कचहरी में ऐसे केसेस तो हार जीत होती ही रहती है, पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरे सगे भाई ने झूठी कागजात के बदौलत मेरी पूरी जायदाद को हड़प लिया। 4 दीवारों की बनी हुई ये इमारत उनके लिए खून के रिश्ते से भी ज्यादा है। ठीक है, नसीब में जो है हम कबूल कर लेंगे और हम माँ के घर चले जाएंगे। भुवनेश्वरी, बच्चों के पालन पोषण का चिंता नहीं है मुझे, बल्कि चिंता तो इस बात का है कि रिश्ते नातों से पूरी तरह से भरोसा उठ गया मेरा। तुम्हारे दोस्त जगदीश बाबू बाहर इंतजार कर रहे हैं, बस एक बार उनसे मिल लो। हाँ ठीक है, मिल के आता हूँ। आओ विश्वनाथ, आओ। और कैसे हो मेरे दोस्त? बैठो बैठो। हाँ। विश्वनाथ, तुम इतना निराश क्यों होते हो? जज साहब ने ये तो नहीं कहा कि जायदाद स्थायी रूप से आपके भाई के नाम पे हो गई है? जगदीश, मैं मेरे पत्नी से अभी यही कह रहा था कि मैं केस हार गया, इसके लिए मैं निराश नहीं हूं। जगदीश, आज इस मामले ने मेरी आंखें खोल दी। भाई भाई के बीच में जो दरार है वो देख मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है। चूने और मिट्टी से जो बनी हुई ये दीवार है, आज ये खून के रिश्ते से भी बढ़कर ज्यादा कीमती हो गई उनके लिए। निराश मत होना मेरे दोस्त, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस मिल जाएगी। वैसे तो जज साहब का ऑर्डर आपने देखा नहीं है, पर मैंने देखा है। उसमें स्थायित्व रूप से ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं हुई है। तुम्हें अभी भी मौका है केस जीतने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस मिल जाएगी। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो।